नमस्कार। संविधानों की व्यवस्था के अध्ययन के क्रम में आज हम स्विट्ज़रलैंड के संविधान का अध्ययन करेंगे और स्विट्ज़रलैंड के संविधान की मुख्य विशेषताओं का आधार देखेंगे। स्विट्ज़रलैंड का परंपरागत पुराना नाम जो है वो हेल्वेटिया है और स्विट्ज़रलैंड की भौगोलिक स्थिति ने उसकी आर्थिक स्थिति को बहुत प्रभावित किया है, मजबूत किया है। ये भूमि से घिरा हुआ देश है, इसलिए इसकी जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत सुरक्षित और अलग प्रकार की हैं। भाषा और धर्म की दृष्टि से स्विट्ज़रलैंड में विविधता का प्रभाव देखा जा सकता है। स्विट्ज़रलैंड में 72% जर्मन हैं, 20% फ्रांसीसी हैं, 6% इटालियंस हैं और 1% रोमांच जाति के लोग निवास करते हैं। स्विट्ज़रलैंड के संबंध में एक विशेष बात यह है कि स्विट्ज़रलैंड हमेशा से स्थायी तटस्थता की नीति का पालन करता है और ये स्थायी तटस्थता जो है वो स्विट्ज़रलैंड को अन्य देशों की व्यवस्थाओं से बिल्कुल अलग और पृथक बनाता है। संवैधानिक विशेषताओं के अध्ययन के क्रम में सबसे पहली विशेषता है कि स्विट्ज़रलैंड प्राचीन उदारवादी और लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था का समर्थन करने वाला देश है। उदारवादी आधार पर, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के आधार पर और गणराज्य के रूप में, जहाँ गणराज्य वो व्यवस्था है जहाँ सर्वोच्च प्रधान जनता द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में चुना जाता है। तो स्विट्ज़रलैंड में गणतंत्रात्मक व्यवस्था है और ये एक लिखित और निर्मित संविधान है, व्यापक संविधान है। 1848 ईस्वी में ये स्विट्ज़रलैंड का संविधान बना। इसके 3 अध्याय और 123 धाराएं हैं और इन 3 अध्यायों और 123 धाराओं में, अनुच्छेदों में एक व्यवस्था को, स्विट्ज़रलैंड की व्यवस्था को चलाने से संबंधित व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के विधानों का वर्णन किया गया है। स्विट्ज़रलैंड का संविधान कठोर संविधान है, यानी कठोर संविधान होने के कारण स्विट्ज़रलैंड के संविधान में संशोधन या परिवर्तन आसान प्रक्रिया के आधार पर नहीं होता। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर संविधान 2 प्रकार के होते हैं, लचीला संविधान और दुष्परिवर्तनशील या कठोर संविधान। कठोर संविधान होने के कारण परिवर्तन की प्रक्रिया जो है वो बहुत विशेष है। संविधान संशोधन का जो प्रयास है वो आसान नहीं है, लचीला नहीं है। कठोर संविधान की श्रेणी में स्विट्ज़रलैंड का संविधान है। इसके अतिरिक्त स्विट्ज़रलैंड में के संविधान में संघात्मक व्यवस्था का समर्थन किया गया है, संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है और इसके लिए दोहरी शासन व्यवस्था का आधार है। केंद्र और कैंटन जो है वहाँ की इकाइयों को संबोधित किया जाता है। ये संविधान सर्वोच्च, लिखित और कठोर है। दोहरी शासन व्यवस्था है, कुल 22 कैंटन है और 1 केंद्र सरकार है। तो इस तरह से संविधान के अंतर्गत शक्तियों का वितरण केंद्र और इकाइयों के मध्य या केंद्र और कैंटन के बीच किया गया है। संविधान दुष्परिवर्तनशील और कठोर है और संघात्मक व्यवस्था की आवश्यकता की पूर्ति में पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त स्विट्ज़रलैंड विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का वो रूप है जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने लिए सरकारी प्रावधानों का निर्णय और निर्धारण करती है। प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक अपनी पहुंच बनाना या सरकार का निर्माण करना या सरकार का संचालन करना अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है।
लेकिन जहाँ जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर सक्रिय होती है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र से संबंधित स्विट्जरलैंड की ये विशेषता बहुत अनूठी है। जिस तरह हमने देखा ब्रिटिश संविधान की विशेषता है उसका अलिखित होना, अमेरिकी संविधान विश्व का पहला लिखित और सबसे संक्षिप्त संविधान है, उसी तरह स्विट्जरलैंड के संविधान की एक विशेष बात यह है कि पहली बात तो कि स्थायी तटस्थता की नीति का पालन करने वाला देश है, और दूसरा कि यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो अभी भी उपस्थित है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कई स्तर, जैसे पहला इसका शुद्ध प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, वो 1 पूर्ण और 4 अर्ध कैंटन में है। यहाँ पर अभी भी प्रारंभिक सभाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष लोकतंत्र की आपूर्ति की जाती है, और बाकी उपकरणों के द्वारा यानी दूसरे उपायों से लोकतंत्र की प्रत्यक्ष नीति का पालन किया जाता है। उसके लिए 18 पूर्ण कैंटन और 2 अर्ध कैंटन में ये अन्य उपायों के द्वारा प्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाया जाता है। विश्व में व्यवहारिक आधार पर अगर हम देखें तो अधिकांश राज्यों ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र की इस व्यवस्था को अब अव्यवहारिक पाया है। वे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अपना आस्था रखते हैं या उसका संचालन होता है, लेकिन स्विट्जरलैंड में अभी तक भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था का अस्तित्व दिखाई पड़ता है। फिर स्विट्जरलैंड की एक विशेषता यह है कि यहाँ की जो संघीय कार्यपालिका है वो अनूठी है। अनूठी इसलिए है क्योंकि ये बहुल कार्यपालिका है, 7 सदस्यों की एक समिति है, और ये जो 7 सदस्य हैं ये संघीय सभा के द्वारा 4 वर्ष के लिए गठित किए जाते हैं, और ये सामूहिक रूप में कार्यपालिका की भूमिका निभाते हैं। सामान्य तौर पर भारत में जैसे राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रधान, अमेरिका में राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रधान, ब्रिटेन में ब्रिटिश सम्राट जो है वो प्रधान की भूमिका निभाते हैं, स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका संघीय कार्यपालिका की ये भूमिका बहुल संघीय कार्यपालिका के रूप में है, जिसका संचालन या जिसका निर्वहन 7 सदस्यों की समिति के द्वारा किया जाता है। दूसरा अनूठापन यह है कि जैसे ब्रिटेन में संसदात्मक कार्यपालिका है, अमेरिका में अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है, स्विट्जरलैंड में संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों प्रकार की कार्यपालिकाओं के गुणों का समावेश किया गया है, और ये समावेश इस रूप में है कि ये कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी तो होती है, लेकिन इसका कार्यकाल जो है वो अनिश्चित नहीं होता बल्कि पूरी तरह सुरक्षित और निश्चित होता है। इसी प्रकार अगली विशेषता स्विट्जरलैंड के संविधान की कि इसमें व्यवस्थापिका के जो दोनों सदन हैं, राज्य परिषद और राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय परिषद प्रथम सदन है और राज्य परिषद द्वितीय सदन है, ये दोनों सदन समान अधिकार से संपन्न हैं। इनमें किसी प्रकार का उच्च और निम्न सदन में किसी प्रकार शक्ति की दृष्टि से किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। संसार में यही, विश्व में यही एक ऐसी व्यवस्थापिका है जिसके उच्च और निम्न सदन में किसी प्रकार का अंतर, शक्ति की दृष्टि से अंतर नहीं है। जैसा हमने अमेरिका में देखा, अमेरिकी सीनेट इतनी शक्तिशाली है कि वो प्रतिनिधि सदन की भूमिका सीनेट के संदर्भ में किसी भी रूप में बराबरी के स्तर तक नहीं आती। ब्रिटेन में लॉर्ड सभा इतनी कमज़ोर है कि वो हाउस ऑफ कॉमन्स जो लोक सदन है उसके समक्ष कहीं भी नहीं ठहरता, लेकिन स्विट्जरलैंड में राष्ट्रीय सभा और राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद शक्ति की दृष्टि से दोनों सदन बिल्कुल समान हैं। इसके अतिरिक्त जो न्यायपालिका है वो भी विशिष्ट है, क्योंकि पहली बात है कि ये न्यायपालिका, स्विट्जरलैंड की न्यायपालिका प्रशासनिक कानून पर आधारित है। इस प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर जो न्याय व्यवस्था है
इसमें स्विस नागरिकों और प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए अलग अलग प्रकार की व्यवस्था का निर्धारण किया जाता है। अगर प्रशासनिक कर्मचारी है तो न्याय व्यवस्था अलग प्रकार से उस पर लागू होती है, और यदि सामान्य नागरिक है तो उस पर अलग प्रकार की न्याय व्यवस्था कार्य करती है। इसके अतिरिक्त संघीय न्यायालय को सीमित न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। न्यायपालिका अनूठी इस अर्थ में है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, संघीय न्यायालय, इसको न्यायिक पुनरावलोकन दिया गया है, यानी संविधान के अनुसार निर्मित कानूनों का मूल्यांकन करने का अधिकार न्यायपालिका को है। तो न्यायपालिका का ये अधिकार न्यायिक पुनरावलोकन का है, लेकिन वो बहुत सीमित अर्थ में। कैसे कि कैंटनों की कानूनी प्रक्रिया पर तो संघीय न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का पूर्ण प्रयोग करने का अधिकार है, लेकिन संघीय व्यवस्थापिका के बारे में ऐसा अधिकार नहीं है। कैंटनों की सरकारों पर अधिकार है न्यायिक पुनरावलोकन का, लेकिन संघीय न्यायालय जो संघीय व्यवस्थापिका है उसके संदर्भ में इस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। इसी प्रकार जो स्विट्जरलैंड की राज्य व्यवस्था है वो अनोखी मिश्रित राज्य व्यवस्था है, जिसमें संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों पद्धतियों के गुण और दोनों पद्धति की विशेषताएं देखी जाती है, जिनका अध्ययन हम स्विट्जरलैंड के जब शासकीय अंगों का अध्ययन करेंगे तो उसमें और स्पष्ट होगा कि किस प्रकार से संसदात्मक और अध्यक्षात्मक व्यवस्था का मिश्रित रूप स्विट्जरलैंड के इस व्यवस्था के अंतर्गत हमें दिखाई पड़ता है। संविधान द्वारा नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का निर्धारण किया गया है। संविधान में अलग से इसका मौलिक अधिकारों का वर्णन नहीं किया गया, लेकिन विभिन्न अनुच्छेदों में इस प्रकार का विवरण दिया गया है जो नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का संकेत देता है, और उससे ये स्पष्ट है कि मात्र राजनीतिक प्रकार के अधिकारों की व्यवस्था की गई है। अधिकार जो हैं वो निरपेक्ष नहीं है, बल्कि नियंत्रित रूप में प्रयोग का आधार बनते हैं। इसी प्रकार स्विट्जरलैंड जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अनुच्छेद 49 और 50 जो धारा है संविधान की, ये सभी नागरिकों को अंतःकरण और धर्म के विश्वास की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करती है। लेकिन अनुच्छेद 51 जो है वो जीसस पंथ जो है इससे संबंधित संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने का कार्य भी करती है। इसके अतिरिक्त स्विट्जरलैंड व्यवहार में केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति का, संविधान जो है वो केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति का समर्थन करने वाला है, यानी संघ सरकार जो है उसका प्रभाव, उसकी शक्ति कैंटनों की तुलना में कहीं अधिक है। स्विट्जरलैंड का ये संविधान जीवंत और गतिशील संविधान है। बिना किसी अवरोध और बाधा के ये अनवरत विकास की तरफ अग्रसर हो रहा है। स्विट्जरलैंड के संविधान में नागरिक कर्तव्यों का भी विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। राज्य के प्रति, संविधान के प्रति, कानून के प्रति, शासकों के प्रति, परस्पर नागरिकों के प्रति कर्तव्यों का आधार या उल्लेख संविधान के अंतर्गत किया गया है। इसके अतिरिक्त स्विट्जरलैंड का, जैसे हमने देखा कि यहाँ नागरिक समुदाय में विविधता है, तो इसलिए स्विट्जरलैंड की भी अपनी कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि इसकी 4 राष्ट्रभाषाएं हैं: जर्मन, फ्रांसीसी, इटालियन और रोमांच। और इन सभी भाषाओं का प्रयोग जो है वो संवैधानिक और राजकीय कार्यवाही में किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्विट्जरलैंड के नागरिकों को भी दोहरी नागरिकता संविधान द्वारा प्रदान की गई है। एक तो उनकी संघ की नागरिकता है, केंद्रीय या देश की नागरिकता, और दूसरा उनकी कैंटन से संबंधित, जिस कैंटन के वो नागरिक हैं उसकी नागरिकता है। इस प्रकार नागरिक दोहरी नागरिकता का लाभ प्राप्त करते हैं। और संघ की इकाइयों में परस्पर असमानता है। इकाइयों के अधिकार, उनकी स्थिति और स्टेटस असमान है, क्योंकि इकाइयाँ यानी कैंटन जो हैं वो पूर्ण कैंटन और अर्ध कैंटन के रूप में 2 प्रकार की इकाइयाँ हैं।
इसलिए उन्हें प्रदान किए जाने वाले जो स्टेटस, उनके द्वारा प्रक्रिया में भाग लेने का जो आधार है वो अलग अलग है। कैंटनों के अपने पृथक संविधान है, पृथक नागरिकता है, और स्विट्जरलैंड का संविधान जो है वो स्थायी तटस्थता की नीति का निर्धारण करता है। स्थायी तटस्थता की नीति का मतलब है कि द्विपक्षीय या बहुपक्षीय आधार पर स्विट्जरलैंड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी सैनिक गठबंधन से, किसी भी प्रकार के सैनिक समझौते से या अन्य प्रकार के समझौतों से अपने आप को मुक्त रखता है। यही कारण है कि यूएनओ की सदस्यता से भी राजनीतिक सक्रियता से भी, यूएनओ की राजनीतिक सक्रियता से भी स्विट्जरलैंड अपने आप को पृथक रखता है। लेकिन रेड क्रॉस सोसाइटी जो यूएनओ की एजेंसी है, उसकी गतिविधि में स्विट्जरलैंड पूरी तरह से सक्रिय है। इसके और ये तटस्थता की नीति इस रूप में स्थायी तटस्थता की नीति इतनी कारगर है कि हिटलर तक ने स्विट्जरलैंड की इस तटस्थता की नीति का सम्मान किया। एक तानाशाह द्वारा भी इसको पूरी तरह से कंसिडर करना अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत देता है कि कितनी निष्पक्षता से स्विट्जरलैंड अपने संवैधानिक प्रावधानों में और अपनी राजनीतिक क्रियाओं में तटस्थता की नीति का पालन करता है। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है और इसलिए कहा जाता है कि स्विट्जरलैंड लोकतांत्रिक प्रयोगों की एक प्रमुख प्रयोगशाला है। लोकतंत्र से संबंधित जितने भी उपाय, प्रयास या किसी भी प्रकार के विधान हैं, उन सब के लिए एक प्रेरक व्यवस्था के रूप में स्विट्जरलैंड का संविधान देखा जा सकता है। और स्विट्जरलैंड में विविधता होने के बावजूद भी, नागरिक और जातिगत विभिन्नता होने के बावजूद भी, अनेकता में एकता का आदर्श जो है वो बहुत स्पष्ट रूप में संविधान के अंतर्गत दिखाई पड़ता है, प्रकट होता है। और यही कारण है कि स्विट्जरलैंड का संविधान विश्व शांति में अपनी अटूट आस्था रखता है और इस आस्था को क्रियान्विति के माध्यम से साकार करने का प्रयास अपने विविध उपायों और प्रैक्टिसेस में करता है। तो ये बहुत ही ऊपरी तौर पर स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताओं का हमने अध्ययन किया। अगर हम स्विट्जरलैंड के संविधान का महत्व देखें तो संक्षिप्त में ये, क्योंकि अनेकता में एकता का आदर्श प्रस्तुत करने वाला संविधान है, विश्व शांति में अपनी अटूट आस्था रखने वाला आधार है, जो लोकतंत्र के प्रयोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला केंद्र के रूप में कार्य करती है, और ये गतिशील विकासशील संविधान है। इसकी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों सरकारी अंग बहुत अनूठे, विशेष और अलग प्रकार के हैं, और साथ ही साथ ये वास्तविक अर्थ में एक लोकतांत्रिक देश है जो विश्व का प्राचीन गणराज्य है। इसलिए राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए स्विट्जरलैंड का संविधान अध्ययन की एक बहुत विशेष और महत्वपूर्ण उपयोगिता रखता है। धन्यवाद।